दोस्तों मैं फिर से लेकर आया हूँ खबरों से। मेरा नाम है राकेश अरोरा और हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपके लिए इम्पॉर्टेंट खबरें लाने का एक वादा किया और उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमें इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन और कमेंट से हमारे को हौसला मिलेगा और हम और वीडियोस बनाते जाएंगे। आज की खबरों में काफ़ी शोरगुल रहा और अभी कनाडा और इंडिया के विवाद पर भी काफ़ी बातें सामने आ रही हैं और नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कनाडा और इंडिया के अलावा आज बीजेपी ने जो अपनी सेकेंड लिस्ट मध्य प्रदेश के इलेक्शंस के लिए जारी की, वो और कुछ और खबरों के साथ हम अब आगे बढ़ रहे हैं और हमें देखते रहिए, अंत तक आपको काफ़ी काम की चीज़ें मिलने वाली हैं। कावेरी वाटर के डिस्प्यूट को लेकर बेंगलुरु में आज बंद रहा और इस बंद के दौरान काफ़ी चीज़ों पर असर पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर एक और बंद जो है 29 सितंबर को प्लान किया गया है। देखते हैं आगे इसमें कितना पार्टिसिपेशन लोकल लोगों की तरफ से होता है और किस किस चीज़ पर इसका असर पड़ेगा। अभी आज के बंद में यानी कि 26 सितंबर के बंद में बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने अपने कन्वोकेशन को भी पोस्टपोन कर 39 विधानसभा सीटों के लिए मध्य प्रदेश में आज बीजेपी ने अपनी लिस्ट घोषित की है, जिसमें कि 3 कैबिनेट मिनिस्टर और 6 सांसद हैं। इनमें जो मुख्य लोगों के नाम हैं वो हैं कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर, और इस तरह से एक कड़ा मुकाबला करने की तैयारी बीजेपी मध्य प्रदेश इलेक्शन में कर चुकी है। और एक मीडिया में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मिस्टर चौहान अभी भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर चेहरा होंगे या जिस तरह के कैंडिडेट्स के नाम आए हैं उनमें से किसी और की संभावना भी हो सकती है। आज अनुराग ठाकुर ने एक्स पर एक ट्वीट करते हुए बताया कि वहीदा रहमान को देश का सर्वोच्च फिल्म जगत का अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए उनका चयन किया गया है और इस अवार्ड को देकर उन्होंने इस बात को सराहा है कि वहीदा रहमान ने अपने सिनेमा से, अपने डेडिकेशन और कमिटमेंट से और अपनी आर्ट के द्वारा काफ़ी प्रभावित किया है और भारतीय नारी शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने अपने जीवन काल में जो किया है, इसके लिए इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको पता होगा वहीदा रहमान की जो बहुत यादगार पिक्चरों में से हैं कागज़ के फूल, प्यासा, गाइड, और उनकी फिल्मों को बहुत ही सराहा जाता रहा है। कनाडा में इंडियन मिशंस जो डिफरेंट सिटीज़ में हैं, जैसे ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में, उनमें हाई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सिख फॉर जस्टिस ने एक कॉल दी है और उस कॉल के तहत इंडियन मिशंस के आगे प्रोटेस्ट किया जाएगा और इस प्रोटेस्ट से इंडियन मिशन के एम्प्लॉयज़ को और वहाँ के लोगों को किसी तरह का कोई भी नुकसान ना पहुँचे, इसको देखते हुए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने हाई सिक्योरिटी अलर्ट लागू कर दिया है। इससे पहले कनाडा ने भी अपने कैनेडियन सिटीजन्स के लिए इंडिया में ट्रैवल एडवाइजरी इशू की थी और ये सब कुछ जो इंडिया और कनाडा के बीच में विवाद चल रहा है, इसको देखते हुए एक और न्यूज़ आई कि जो 5I का जो 5 मेंबर्स हैं, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इसकी मेंबरशिप को काफ़ी टाइम से इंडिया के लिए पिच किया जा रहा था ताकि इंडिया भी इसका एक भाग बन सके, लेकिन कनाडा के ओपन एलिगेशंस के बाद इंडिया की मेंबरशिप पर इस 5I की मेंबरशिप को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है और ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये आने वाला समय बताएगा। इस 5I की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1941 में हुई थी और उसके बाद से अब 2022 में एक ऐसा प्रपोज़ल आया कि जर्मनी, इंडिया और जापान को 5I के मेंबरशिप में लिया जाए, जिसमें कुछ समय बाद इंडिया का भी एक काफ़ी रेस में आगे नाम चल रहा था, लेकिन अब ये 5I की मेंबरशिप रियली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये समय आने पर पता चलेगा। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 26 सितंबर को
एक लुकआउट सर्कुलर जो पुराने पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल थे उनके खिलाफ इशू किया है और ये डिफरेंट एयरपोर्ट्स पर दिया गया है ताकि मनप्रीत सिंह देश छोड़कर ना जा सकें। ऐसा उनकी कई लैंड डील्स में जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसको देखते हुए किया गया। हालांकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू कर दिए गए हैं। दलाई लामा ने एक अपने इंटरव्यू में जो कि सेलेक्ट जर्नलिस्ट को दिया है उसमें कहा है कि उनको चाइना से सेपरेशन होने की डिमांड नहीं है। उनकी डिमांड ये है कि तिब्बत को पूरी तरह से ऑटोनॉमी मिल जाए, जिसके फलस्वरूप वो चाइनीज़ जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं उनको वो जो है कुछ मार्गदर्शन कर सके। ये स्टेटमेंट उन्होंने अभी रिसेंटली दी है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी मूडीज़ रिपोर्ट जो पब्लिश की थी और हमने भी इसका जिक्र पिछले एपिसोड में किया था कि आधार कार्ड की एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस और एक्यूरेसी को लेकर कि तो इंडियन गवर्नमेंट ने रीअश्योर किया है कि आधार कार्ड पूरी तरह से अपने बायोमेट्रिक कैपेबिलिटीज़ को लेकर इक्विप्ड है। हालांकि मूडी की दी गई रिपोर्ट में कि ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, जिससे मनरेगा की लेबर्स को पैसे मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन मनरेगा के लोगों को आधार कार्ड अपने पैसे लेने के लिए यूज़ नहीं करना पड़ता है। ये तो उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इस तरह से भारत सरकार ने आधार कार्ड के ऊपर क्लैरिफिकेशंस दिए हैं और बताया है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। देवानंद के 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको याद किया और उनके इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन को काफ़ी सराहा। देवानंद ने अपना जो फिल्मों का कैरियर का डेब्यू था वो 1941 में अपनी एक फिल्म हम एक हैं से शुरुआत की थी और उनका कैरियर काफ़ी लंबे समय तक चला रहा। उनका देहांत 2011 में हुआ। हालांकि 2002 में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। उनकी बहुत चर्चित फिल्में हैं और देवानंद को उनके आर्ट और उनके प्रेजेंटेशन के लिए उनकी जो पर्सोना था उसके लिए इंडियन सिनेमा में हमेशा याद किया जाता है एज ए उस समय के सुपरस्टार। ईडी ने सन हेवन इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर्स और कंपनी के ऊपर अपनी रेड्स में करीब 1 करोड़ रुपए और वर्थ की इमोवेल असेट्स को अटैच कर लिया और करीब 26.5 लाख कैश को भी जब्त कर लिया। सन हेवन अपनी पॉन्जी स्कीम्स से पैसे कलेक्ट करता था और इनके इरेगुलरिटीज़ के कारण ईडी ने ऐसा एक्शन लिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी अपना बिजनेस आवर्स सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक करता है और इन बिजनेस आवर्स को इक्विटी डेरिवेटिव्स में बढ़ाने का एक प्रपोजल सेबी के द्वारा रखा गया है, जिसको कि एक ब्रेक के बाद शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक चलाया जाएगा। ऐसा प्रपोजल अभी अप्रूवल के लिए रखा गया है और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ऐसा माना जाता है कि 9 बजे से बढ़ाकर ये टाइम करीब 11:30 बजे तक कर दिया जाएगा। जब ये प्रपोजल अप्रूवल के साथ कॉन्क्रीट फॉर्म में एनएसई लॉन्च करेगी उस टाइम पर इसकी और फर्दर गाइडलाइंस इसको ऑपरेट करने के सामने आएंगी। देखिए आने वाले वक्त में इसकी गाइडलाइंस और एनएसई के ऑपरेशंस बढ़े हुए टाइम में कैसे इफेक्टिव। जम्मू एंड कश्मीर की एक स्कीम जो लैंडलेस लोगों को 5 मार्लर ज़मीन देने का एक जो प्रावधान था, उस ज़मीन के सारे बेनिफिशियरीज़ की डिटेल्स निकालने के लिए गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर ने ऐसा प्रावधान किया कि इन बेनिफिशियरीज़ को निकाल कर चेक किया जाए कि ये सही लोगों को मिली है या नहीं मिली है। अगर ये सही लोगों को नहीं मिली है तो इस ज़मीन के जो अलॉटेड लोग हैं वहाँ से ज़मीनों को वापस लेके सही लोगों को ये ज़मीन दी जाए। 14 अक्टूबर को होने वाले वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान के बीच देखते हुए दिल्ली से अहमदाबाद की टिकटें करीब 400% इंक्रीज़ हो गई हैं। नॉर्मल कोर्स में जो किराया 6 से 8 हज़ार का हुआ करता था वो अभी 30 से 35 हज़ार रुपये का हो गया है। और इस मैच के लिए एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ने भारत सरकार की एक बात रखी थी कि उनके खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और वो
वीज़ा जो है उनको उनकी यात्रा शुरू करने से करीब 2 दिन पहले फाइनली दे दिया गया और उनका भारत आने का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब देखते हैं 14 अक्टूबर को ये मुकाबला अहमदाबाद में कैसा होता है, जिसके लिए टिकट्स भी हाई प्राइस चल रही हैं, होटल्स भी हाई प्राइस चल रहे हैं और अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट का माहौल 14 अक्टूबर को बनने वाला है। कफ सिरप को लेकर और उनकी क्वालिटी को लेकर कई सारे बच्चों की मौत हो गई और इसकी वजह से FDA ने बहुत सख्त डिसीज़न उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ लिए हैं जो कफ सिरप मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो US में ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या ऐसी कंपनी जो दूसरे देशों से US को एक्सपोर्ट करती हैं। इनके रॉ मटेरियल में कई कंटेमिनेशंस EG और DEG के कंटेमिनेशंस को रॉ मटेरियल लेवल पर देखा गया और कंपनीज़ को कहा गया कि वो बहुत माइक्रो लेवल पर इस टाइप की टेस्टिंग का प्रावधान करें। हालांकि 14 कंपनीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि डिफरेंट कंट्रीज से हैं। इसमें इंडिया, इजिप्ट और दूसरे कंट्रीज शामिल हैं और अभी कई कंपनीज़ ने अपने जो इंपोर्ट अलर्ट के नोटिसेस गवर्नमेंट ने, US गवर्नमेंट ने उनके लिए इशू किए थे, उस तक का अभी पूरी तरह से जवाब नहीं दिया। लेकिन गवर्नमेंट, जो US गवर्नमेंट है, वो बहुत सख्ती से इन कफ सिरप मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जो है अपने FDA के क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज़ को लागू करने वाली। MotoGP के सक्सेसफुल इवेंट के बाद यीडा की आंखें F1 पर लगी हुई हैं और F1 का ऑर्गेनाइज करने की तैयारी 2025 में हो रही है। ऐसा प्रपोज़ल यीडा जो है F1 के ऑर्गेनाइज़र्स के साथ अभी डिस्कशन में है और टाइम रहते इस चीज़ को जब फाइनल सारी मोडेलिटीज़ हो जाएंगी तब इसको अनाउंस किया जाए। ज़ेलेंस्की के विज़िट के दौरान कनाडा में ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में यारोस्लाव हुंका को सम्मान किया और सारे पार्लियामेंटेरियंस ने खड़े होकर उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लेकिन जब पता लगा तो ये नाज़ी सेना के, हिटलर के ही आदमी थे, जबकि इस टाइप का काफ़ी होलोकॉस्ट में इन्वॉल्व थे और इनका सम्मान करना जो है उनकी पार्लियामेंट के अपोजिशन के लोगों को नहीं अच्छा लगा और इसके खिलाफ एक काफ़ी नाराज़गी जाहिर की अपोजिशन पार्टीज़, कनाडा के अपोजिशन पार्टीज़ ने ट्रूडो के खिलाफ। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी हुंको की बैकग्राउंड का वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को नहीं पता था और ना ही यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को पता था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रूडो जिस आदमी को सम्मान दे रहे हैं उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री और उसके बारे में उनको ना पता हो। लेकिन वो एक और मुसीबत में फंस गए हैं इस टाइप की कंट्रोवर्सी अपने लिए पैदा करके। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में ये प्रावधान है कि जो भी डायरेक्टर्स, पार्टनर्स या प्रोप्राइटर्स हैं ऐसी बार या होटल के जहां पर लिकर सर्व किया जाता है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक की रिपोर्ट सबमिट की जाए, जो कि इन होटल्स और इनके ओनर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि दिल्ली में 900 होटल्स एंड बार्स हैं जो लिकर लाइसेंस को यूज़ करके लिकर सर्व करते हैं, जिसमें इनकी एसोसिएशन के करीब 400 लोगों ने 1500 डायरेक्टर्स, प्रोप्राइटर्स या उनके मालिकों के जो वेरिफिकेशन के लिए जब पुलिस में अप्रोच किया तो ये एक बहुत मुश्किल काम के तौर पर आ गया और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि इस टाइप के प्रतिबंध को उनके ऊपर से हटा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टर्स, पार्टनर्स या ओनर्स लोग होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, इसलिए उनके करेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस बैकग्राउंड चेक को पूरी तरह से करना उतना आसान नहीं है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पर इस पर क्या डिसीजन दिया जाता है। कंपनसेटरी रेगुलेटरी चार्जेस का प्रावधान MCD ने नॉर्थ दिल्ली के कंस्ट्रक्शंस के लिए किया था, जो कि जब नक्शा पास होना था उस टाइम पर ये लेवी किया जाता था, लगाया जाता था। और अभी MCD ने प्रपोज किया है कि सेम
जो कंपनसेटरी रेगुलेटरी चार्जेस हैं इसको ईस्ट दिल्ली में और साउथ दिल्ली में भी लगाया जाए, और ये एमसीडी के कंसीडरेशन में चल रहा है और इसकी नेक्स्ट मीटिंग में इस प्रपोज़ल को अप्रूवल मिलेगा या इसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, ये आने वाले समय में पता लगे। स्पा यानी कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने अपनी कंसल्टेंसी दिल्ली गवर्नमेंट को देने का प्रावधान रखा हुआ था, जिसके तहत दिल्ली की कुछ मेजर और पॉपुलर मार्केट्स को रीडेवलप करके उनका मेकओवर किया जाए। ये प्रावधान G20 के बाद शुरू होना था और इन मार्केट्स में है लाजपत नगर, कमला नगर, खारी बावली, रजौरी गार्डन मार्केट, और इस टाइप की 5-6 मार्केट पर ये पायलट प्रोजेक्ट चलाकर और दूसरी मार्केट्स पर इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने अभी तक इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं दी, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फाइनल किया है कि वो किसी दूसरे कंसल्टेंट के तहत के साथ काम करके इस टाइप के प्लान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एनजीओ ने कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं और अपने फॉर्म में कुछ चेंज किया है, ताकि जो एनजीओज FCRA के लिए रिन्यू करने के लिए कोशिश कर रही थी, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, उसमें रिन्यूअल के समय उनको अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर करना है और उसकी डिटेल्स जो उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशंस के थ्रू उन्होंने यूज़ की थी उस प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करने में, उस फॉर्म को दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से सबमिट करना है। इसमें काफ़ी चेंजेस हैं जो कि FCRA की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। अब एनजीओज को इन नई गाइडलाइंस के तहत आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए कुछ रिलैक्सेशंस का प्रावधान भी दिया गया है, जो कि डेट्स 30 सितंबर से थोड़ी आगे बढ़ाई गई हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जानकारी वेबसाइट से ही मिल सकती है। इंडिया के B1 B2 वीज़ा में काफ़ी बैकलॉग चल रहा है और ये बैकलॉग के तहत कुछ दूसरी कंट्रीज़ में जाकर इसको एक्सपीडाइट किया जा सकता है। इसमें फ्रैंकफर्ट, हांगकांग, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ शामिल हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को लेकर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट US एम्बेसी ने दिखाया है। इस साल करीब 90,000 स्टूडेंट्स को वीज़ा दे दिया गया है पिछले 3 महीने में, ताकि वो अपने जो एडमिशन की शुरुआत के जो क्लासेस हैं उसको सही समय पर अटेंड कर सकें और अपने स्टूडेंट प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा सकें। ऐसा माना जाता है कि अगले साल में स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो कनाडा और इंडिया के बीच में इस समय जो मतभेद चल रहा है उसको देखते हुए ये वीज़ा का भी संख्या काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। AIADMK ने NDA के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया है और इसके कई कारण हैं। उसमें से एक कारण जो है वहाँ के BJP के जो प्रमुख अन्नामलाई हैं, उनके कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि द्रविडियन के खिलाफ लगती हैं। उसको देखकर रीज़न कुछ भी हो, BJP को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद वो दोबारा मिल जाएंगे बिफोर 2024 इलेक्शंस। लेकिन अभी इस राजनीति का क्या होगा ये तो अभी बताना बहुत मुश्किल है। तूर और उड़द की दाल की बढ़ती प्राइसेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनकी स्टॉकिंग लिमिट के ऊपर रोक लगा दी है, जिसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिलर्स और एक्सपोर्टर हैं उनकी अलग अलग जो स्टॉकिंग लिमिट्स थी उनको कम कर दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टॉकिस्ट की लिमिट थी वो 200 टन थी, जिसको घटाकर 500 टन कर दिया गया है। और इसी तरह का इफ़ेक्ट बाकी जो लोग दालों को स्टॉक करते थे उन पर भी आया है। और ये गवर्नमेंट का ये काफ़ी एफर्ट है कि इन दालों को प्रभावी तौर पर दिया जा सके। इसी तरह से गवर्नमेंट के अपने एफर्ट राइस को भी लेकर चल रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि वीट के ऊपर ऐसी अभी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। पंकजा मुंडे जो महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर थे, मिस्टर मुंडे, उनकी बेटी हैं और उनकी फैक्ट्रीज को लेकर करीब 19 करोड़ की GST की रिकवरी का नोटिस उनको मिला है। हालांकि उनका कहना है कि इस तरह की कई फैक्ट्रीज़ को जो नोटिस आए थे उन्होंने टैक्स वेवर के लिए अप्लाई किया था, तो उनकी अपनी फैक्ट्री को छोड़कर बाकी फैक्ट्रीज़ में सबको टैक्स वेवर मिल गया, सिर्फ उनको नहीं मिला। और उनका ये एलिगेशन है शायद BJP उनके साथ एक अच्छा रवैया नहीं कर रही है।
हालांकि 2019 में पंकजा मुंडे अपना बीजेपी का इलेक्शन भी हार गई थी। अब उनके ऊपर इस समय इन सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साए में हैं और उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि उनको टैक्स वेवर क्राफ्ट के ऊपर करीब कई हज़ार करोड़ की रिकवरी का जीएसटी का नोटिस आने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल गई थी, लेकिन अभी रिसेंटली जीएसटी के कुछ और गेमिंग कंपनीज और बैटिंग कंपनीज के ऊपर नोटिस आए हैं और इन नोटिस में जो डिमांड है वो कई हज़ार करोड़ों में देखी गई है। करीब टोटल 55,000 करोड़ का जीएसटी रिकवरी इन कंपनीज़ के ऊपर लगाया गया है और कुछ कंपनीज़ का तो ऐसा कहना है कि उनकी जो मार्केट कैप है उससे भी ज़्यादा जीएसटी की ये डिमांड है। आपको पता होगा कि बैटिंग और गेमिंग कंपनीज़ के ऊपर जीएसटी की जो दर थी वो बढ़ाकर 18% से बढ़ाकर 28% की गई थी और उसके बाद इस टाइप के नोटिस आ रहे हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट का ऐसा मानना है कि इस टाइप की रिकवरी करीब 1 लाख करोड़ में पहुंच जाएगी, जबकि कंपनीज ऐसा सोच रही हैं कि वो इस टाइप की डिमांड को पूरा करने में सक्षम नहीं है और उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कोर्ट में उनको किस टाइप की राहत मिलती है या नहीं मिलती है, या जीएसटी रिकवरी का जो अमाउंट है वो उनको किस तरह से देना होगा। ये गेम और बैटिंग कंपनी है उनके ऊपर काफ़ी बड़ा असर उनके व्यापार पर पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ कंपनीज़ ने इन रिकवरीज़ की वजह से अपने व्यापार को बंद भी करना शुरू कर दिया। हम एक बार फिर से ये बताना चाहते हैं कि हमारी न्यूज़ देने के सारे जो क्रेडिट्स हैं अखबारों को, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स जैसी प्रिंट मीडिया को जाते हैं और हम बहुत सराहते हैं इन अखबारों को, क्योंकि कमाल की इन्फॉर्मेशन ये लेकर आते हैं। हालांकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमको टीवी पर नहीं मिल पाती है, तो हमने ऐसी कोशिश की है कि यहाँ से खबरें लेकर आप तक पहुँचाई जाएं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे डिटेल्ड खबरों के लिए आप इन सोर्सेज पर ज़रूर जाएं। हम एक गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसको लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुमने जो मुस्करा के मेरी गलती निकाल दी, तुमने जो मुस्करा के मेरी गलती निकाल दी, अल्लाह कसम कितने ध्यान से देखा मुझको, अल्लाह कसम कितने ध्यान से देखा मुझको। हमारे व्हाट्सएप पर कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, कुछ गलतियां उन्होंने निकाली और हमने उसको ठीक करने की कोशिश की। हम इसी तरह से आपके साथ दोस्ती करते रहें, आप भी हमारी दोस्ती का सिला दीजिए, आप हमको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये हमारे इनिशियल एफर्ट्स में हमेशा एक रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू, गुड डे।